नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा इंडिया गठबंधन का है दोस्तों। और आज इस नारे की गूंज दिल्ली के जंतर मंतर पर खूब सुनाई दी। जरा सुनते हैं, सुनिए जरा सीताराम येचुरी को। सीताराम येचुरी ने आज इस नारे पे को लेकर जो बातें रखी हैं, जरा सुन लीजिए। पूरे देश भर में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लड़कर आज जो है इस सरकार को सत्ता से हटाकर देश को बचाएंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। तो इसीलिए मेरे साथ आखिर में ये नारा दीजिएगा आप सभी लोग। मैं कहूँगा जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, भारत। जय हिंद, जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा यहां बुलंद किया जा रहा था जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार में जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का खेल रचा जा रहा है और सत्ता को 2-4 लोगों के हाथों तक सीमित करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ आज विपक्ष के दर्जनों सांसदों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कल विजय चौक तक मार्च निकालने के दौरान सेव डेमोक्रेसी, जो आपने देखा होगा लंबा सा, अगर दिखा सकते हैं हमारे, मैं कहूंगा कि हमारे प्रोडक्शन की टीम अगर दिखा पाए कि कल जब ये तमाम जो नेता थे, ये जब संसद के पुराने संसद भवन से वो विजय चौक तक गए तो वहाँ सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ और उस पूरे बैनर के साथ, ये देखिए बैनर, ये सेव डेमोक्रेसी का जो बैनर है, इसको लेकर ये चल रहे थे। और जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो मोदी सरकार को दिखाए गए थे, कल दिखाए गए थे। और आज इसी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर हुंकार भरी है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर बीजेपी की बहादुरी की पोल खोलते हुए कहा कि जब संसद के भीतर धुआं छोड़ा गया तो कैसे कुछ बीजेपी सांसद भाग खड़े हुए। वहीं राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा पर कुछ अहम सवाल भी उठाए हैं। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा और बीजेपी की पोल खोलते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुन लीजिए। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। तो क्यों आए ये युवा सिक्योरिटी ब्रीच करके, सिक्योरिटी को तोड़ करके क्यों आए सदन के अंदर? इसका अगर इसकी तह में जाया जाए तो राहुल गांधी बता रहे हैं कि क्योंकि देश में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, और बेरोजगारी के इस आलम में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि आज का युवा जो है वो लगभग 7.5 घंटा
मोबाइल पर देता है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन तमाम जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, इन सब पे वो व्यस्त रहता है। और मोदी जी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसलिए क्योंकि वो रोजगार नहीं मांगता है, बेरोजगार है और वहीं पर मस्त है। राहुल से पहले दोस्तों इंडिया के कई और नेताओं ने आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार के तहत भारत में लोकतंत्र खतरे में है। खड़गे ने यह भी कहा कि गठबंधन इसीलिए हुआ, ये जो गठबंधन, इंडिया का गठबंधन है, इसीलिए हुआ क्योंकि मोदी और अमित शाह इस देश में लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आइए और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लेते हैं, सुनिए जरा। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो सुन रहे थे, जो जनता सत्ता पर आपको लेकर आई है वो जनता जानती है कि कैसे आपको सत्ता से बाहर करना है। दोस्तों, आज के इस प्रदर्शन में सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी समेत कई दलों के नेताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के इधर एनसीपी और डीएमके, तमाम दलों के नेता यहां मौजूद थे। और इन सभी दलों के कार्यकर्ता आज जिस तरह से जंतर मंतर पर एक साथ दिखाई दिए, वो वाकई अद्भुत नजारा था। ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, आज के माहौल में मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है इन तमाम नेताओं ने, क्योंकि अब ये नजर आ रहा है कि बीजेपी की साजिशों और मीडिया की कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हुआ, जो माहौल है, मोदी सरकार ने जो माहौल बनाया है, उसने इस गठबंधन को सीमेंट जैसी मजबूती दे दी है। 19 तारीख की बैठक के बाद, जो अभी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो बैठक हुई दिल्ली के अशोका होटल में, उस बैठक के बाद आज की इस एकजुटता ने वाकई माहौल ऐसा बना दिया कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया का जो नारा बुलंद होते हुए यहां सुनाई पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं बुलंद हो रहा है। इस बात का एक मतलब यह भी है कि भारत जुड़ेगा तो बीजेपी हारेगी, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर फैलाई जा चुकी नफरत के खिलाफ अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। इस मसले को राहुल गांधी ने आज जंतर मंतर पर पुरजोर तरीके से उठाया। आप जानते हैं, राहुल गांधी ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान वाली बात अपने भारत जोड़ो यात्रा में की थी, वो बात यहां फिर से दोहराते हुए नजर आए। और यही तो, धर्म जब सामने आता है तो नफरत के बीज बोने की कोशिश होती रहती है, और यह कोशिश इस देश में पिछले 10 सालों से ही नहीं बल्कि उससे पहले से होती रही है। और अब राहुल गांधी आज भी उसी मसले को यहां उठाते हुए नजर आए। फिर से एक बार सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं।
और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे वही बात। यहां नफरत की बात हो रही है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश। हालांकि बीजेपी अब भी राम मंदिर के ट्रंप कार्ड पर भरोसा कर रही है। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं, खबर है कि 1 महीने बाद, खबर नहीं बल्कि यह पुख्ता खबर है कि 1 महीने बाद यानी आज ही के दिन 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही बीजेपी लोकसभा के लिए जो है उम्मीदवारों के नाम घोषित करना शुरू कर देगी। इस बारे में भी अब खबर चल रही है कि आज ही के दिन जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जो लगभग 6 दिनों तक, वो 16 तारीख से 22 तारीख तक पूरे उस जगह पे यानी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी और 22 तारीख को इसका समापन होगा। और उसी दिन से बीजेपी 2024 में लोकसभा में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, उन नामों की घोषणा भी करना शुरू कर देगी। खैर, बीजेपी ने अगर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं तो इंडिया ने भी तय कर लिया है कि पहले एक साथ मिलकर बीजेपी को हराना है, फिर पीएम के चेहरे के बारे में सोचना है। यानी इंडिया में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को लेकर कोई मतभेद नहीं है, बल्कि अभी सबका ध्यान चुनाव जीतने पर है। राहुल गांधी ने 19 तारीख की बैठक के बाद नीतीश कुमार से आज फोन पर बात की और आज जंतर मंतर से सीधे राहुल गांधी शरद पवार के साथ उनके घर गए। नीतीश से बात और शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद साफ है कि राहुल गांधी काफी एक्टिव मोड में हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार चाहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को स्वीकार करें। कान खोलकर सुनिए और ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये तमाम बड़े नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया का संयोजक बने, इंडिया गठबंधन का संयोजक बने। लेकिन राहुल गांधी इस पद को लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने पर, और हो सकता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी तो उस पर भी उनका ध्यान होगा और ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए फुल टाइम वो नहीं दे पाएंगे, पूरा समय नहीं दे पाएंगे। खैर, इतना तो जरूर है कि राहुल ने सियासत में हलचल तो पैदा कर ही दी है और उनका डरो मत का नारा इतना बुलंद हो चुका है कि आज पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग पुनिया का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें झूठे आश्वासन दिए। जब तमाम पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें परेशान किया गया, प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया। ये विजुअल देखिए दोस्तों, जरा फुल स्क्रीन विजुअल लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है और इस देश के लिए, इस देश में खिलाड़ियों के साथ, आम जनता के साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक गवाह ये विजुअल है। ये देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री आवास, जो पहले 7 RCR कहलाता था, रेसकोर्स, और वहां पे इन्होंने अपने पद्मश्री को पीएम आवास के सामने रख दिया है। बजरंग पुनिया ने पीएम आवास के बाहर अपना पद्मश्री रख दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। तो साफ नजर आ रहा है कि देश में सियासी हलचल जो है वो काफी तेज है। और इस बीच एक खबर और भी है कि अभी साक्षी मलिक, जो कल जिन्होंने पहलवानी से अपने आप को विदा कर दिया यानी क्विट कर लिया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके घर अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी पहुंची हैं। तो देश की सियासी हवा बहुत बदल चुकी है दोस्तों। मौसम भले ही सर्दी का हो, लेकिन बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, यह भी तय मानिए। और डरो मत का नारा अगर इसी तरह बुलंद होता रहा तो इंडिया गठबंधन 24 में बीजेपी को चारों खाने चित कर सकता है। इंडिया गठबंधन की तैयारी और आज के प्रदर्शन के बाद देश का सियासी माहौल क्या बदल सकता है, यह बड़ा सवाल है। आइए इन्हीं सवालों पर आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक देगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने कैसे खोली है बीजेपी की पोल, वो भी समझेंगे। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों,
और पैनलिस्ट साथियों का सबसे पहले स्वागत करता हूं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी आपका स्वागत है। और एक लंबे अंतराल के बाद न्यूज पॉइंट में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे हाथ लटकाए हुए हैं, उनकी पसलियां टूटी हुई हैं और एक भयंकर एक्सीडेंट से उबर के प्रशांत टंडन जी हम लोगों के बीच हैं। उनका हम स्वागत करते हैं और उनके जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। प्रशांत जी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हमारे तमाम दर्शक साथी आपको काफ़ी मिस कर रहे थे, आप आए हैं, आपको एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, हमारे साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी भी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी। सबसे बड़ा दिन इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन उतना ही बड़ा दिन उन तमाम खिलाड़ियों के लिए भी जो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं आज। लेकिन एक खिलाड़ी ही सही, उसने हिम्मत दिखाकर प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने उस अवार्ड को, जिसको पाने के लिए लोग पता नहीं कितनी, मतलब कई लोगों की दिली इच्छा होती है कि कोई पद्म अवार्ड मिल जाए, और एक खिलाड़ी अपने पद्म अवार्ड को उनके दरवाजे जाकर फेंक के आ जाता है। छोटी मोटी घटना नहीं है इस देश के लिए, भले मीडिया उसको किसी भी रूप में दिखाए। लेकिन दूसरी एक बड़ी घटना जो है वो सुबह से जंतर मंतर पे ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में, आज जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा था, अलग अलग शहरों में। उन सब की खबरें अलग से वीडियो बनाकर हमने अपलोड किया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में सीधे आना चाहता हूं मीनू जैन जी, सबसे पहले आपके पास कैसे देखा जाए राहुल गांधी जो एक्सपोज कर रहे हैं वहां से, और एक जोश आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण में, और साथ साथ उधर जोश आपने सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी में भी देखा, जो सीधे कह रहे हैं जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, जो नारा है उनका। ये बहुत ही जीतेगा इंडिया, जो भी हो, इंडिया और भारत सब एक ही है। तो किस हिसाब से देखा जाए, कैसे आगे देखती हैं आप मीनू जी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही कि क्या यहाँ से 24 एक बहुत ही शानदार मैराथन हम लोग, चाहे वो रेस कहें, चाहे वहाँ उसको एक, क्योंकि रेस इसलिए, रेसलिंग की बात अभी हो रही थी, कुश्ती की बात हो रही थी, तो कुश्ती कहें या कुछ और कहें, जो भी कह लें, लेकिन सियासी कुश्ती बहुत मजेदार होने वाली है, ये कह लें। जी राजीव जी, देखिए मैं तो ये कहूंगी कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी आज जो है कि बेबी स्टेप जिसको कहते हैं, ये इंडिया गठबंधन ने आज एक बच्चा जैसे चलना सीखता है, तो शुरुआती कदम उठाया है। तो अब इसको बहुत जल्दी चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है, भाग रही है घड़ी, रेत फिसल रही है हाथ से, बहुत कम समय है, 3 महीने का भी समय अभी इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। तो और मेरा इसमें एक और कहना है कि ये आज जंतर मंतर से शुरू हुई है लड़ाई, तो इसको गली कूचों पे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं है, विपक्ष के साथ मीडिया नहीं है, सरकार तो हर तरह से कुचलने और दबाने में लगी हुई है। तो यहाँ जो हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट के हेडक्वार्टर्स हैं, जो भी जहां भी करें वो करें। उसके अलावा आपको गांव-गांव, छोटे कस्बों में ज्यादा जागृति की जरूरत है, क्योंकि शहर के लोग जल्दी से सड़क पे आते नहीं है आज के टाइम में। वो सोशल मीडिया पे बिजी है और वहीं से अपना एक्टिविज्म करके और ट्वीट करके वो अपना विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई हमने भाग ले लिया विरोध प्रदर्शन में या मोर्चा हमने निकाल दिया। तो इसके लिए जरूरी है कि छोटे छोटे गाँव, शहरों, कस्बों में, छोटी छोटी टोलियों में, जो आज यहाँ आवाज बड़े नेताओं ने उठाई है, इस आवाज को नीचे जनता तक पहुंचाने की जरूरत है कि आपके मुद्दों को उठाया जा रहा है। और जैसे आज तो यहाँ सांसदों के मुद्दा मेन रहा, सांसदों का जो निष्कासन था संसद से, उसका मुद्दा मेन छाया रहा, और उसको एक तरह से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये जो सरकार है ये रोज मुद्दे दे देती है। आज जैसे अभी बजरंग पूनिया का मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको छोड़े नहीं, कल फिर इस मुद्दे के साथ सड़कों पे उतरे, फिर कल फिर दे देगी कोई एक मुद्दा, परसों फिर उतरे सड़कों के ऊपर। और जो लोकल कमिटीज है, स्टेट्स की है, इनकी इंडिया गठबंधन की जो भी इन्होंने तैयारी होगी इनकी, उनको थोड़ा सा जिसको थोड़ी सी स्वायत्ता दे कि भाई वो अपने लोकल मुद्दे पे भी निकल पड़े, इंतजार ना करें ऊपर से ऑर्डर्स का कि भाई जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, ये लोकल मुद्दा कई इलाकों में बहुत ज्यादा एक तरीके से लोकल मुद्दा है, क्योंकि वहां ज्यादा अग्निवीर के से लोग भर्ती होते हैं सेना में।
तो वहां पे अग्निवीर को मुद्दा बनाया जाए। तो एक बहुत विस्तृत सोच के साथ और बहुत क्विक, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, कि इमीडिएटली तय हो जाए, इसके लिए जो ये कन्वीनर या जो स्टीयरिंग कमेटी की बात थी, इसका गठन करके और जल्दी से इसको गांव-गांव, घर-घर आवाज को पहुंचाया जाए, क्योंकि मीडिया साथ नहीं है विपक्ष के। तो आज जो है राहुल गांधी ने जो बात बताई है, जो कह रहे हैं, और इसके साथ जो भारत जोड़ो यात्रा की खबरें आ रही हैं कि शायद पार्ट 2, मतलब वो प्योरली पैदल नहीं चलेंगे, लेकिन मतलब मिक्स हाइब्रिड जिसको बोल रहे हैं कि थोड़ा वाहन से और ऐसे चलेंगे, तो वो उस कमी को पूरा करेगी जो कि ये कहा जा रहा है भी सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। तो क्योंकि वो एक तरह से सड़क पे उतरना ही कहलाएगा, और क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले बहुत ज्यादा एक सनसनी या जो एक माहौल बना चुकी है, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर इस बार राहुल गांधी चाहे बस से उतरे, चाहे सड़क पे उतरे, चाहे ट्रक पे उतरे, इस बार जो पिछली बार जो सैलाब था उससे ज्यादा इस बार सुनामी आएगी लोगों की सड़कों पे उतरने के लिए, और वो एक बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, और शायद सरकार घबराएगी उससे, क्योंकि जहां जनता सड़क पे उतर गई तो समझिए जनता इलेक्शन लड़ने के लिए आ चुकी है 2024 का। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता अगर राहुल गांधी को दोबारा सड़क पे उतरते हुए भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देखेगी तो एक अलग माहौल बनेगा। जैसा माहौल पहली बार में था उससे शायद और भी बेहतर माहौल बने, लेकिन क्या समय है राहुल गांधी के पास? क्योंकि चुनाव की अगर घोषणा इसी बीच हो गई तो फिर बीच में रोकना भी मुश्किल होगा। ये बहुत सारी भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है दोस्तों। इसके अलावा अब इंडिया गठबंधन सड़क पे है। इंडिया गठबंधन ने 4 बैठकें अलग अलग 5 सितारा होटलों में कर ली। अब उससे बाहर निकलकर गठबंधन जो है सड़क पे है, क्योंकि उसके लगभग 146 गिनती में पूरी तरह 146 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया। राहुल गांधी के शब्दों में कह रहा हूं, ऐसे सांसदों को बाहर फेंका गया और तमाम वैसे बिलों को, वैसे विधेयकों को पारित करवा लिया गया जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी था, लेकिन चर्चा नहीं हुई। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, उस पर भी कभी बात करेंगे कि कौन कौन से बिल हैं और क्यों चर्चा जरूरी थी। लेकिन खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास और आपसे समझो इंडिया गठबंधन सड़क पे, इसको किस रूप में देखा जाए? जी राजीव जी, जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन की अब तक की बैठकें बंद कमरों में हो रही थी, बेंगलोर में, मुंबई में, पटना में, और ये जगदीप धनखड़ जी और ओम बिरला जी के प्रयासों से पहली जो सार्वजनिक सभा इंडिया गठबंधन की आज हो गई। अगर वो इतने बड़ी संख्या में सांसदों को बाहर नहीं निकालते तो शायद अभी और वक्त लगता, या नागपुर की जो रैली हो रही है वो पहली रैली होती। मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और यहां से एक बड़ा संदेश आज गया है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा लंबे समय के बाद आया हूं तो जरा उसको भी रिकैप करता हूं कि असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी में जितने जो डबल इंजन थे वो सब यार्ड में ले जा चुके हैं। तो बीजेपी अभी केवल मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मोदी अकेला उनसे नहीं लड़ पाएंगे। ये बड़ी मार्के की बात है और वो आज स्ट्रेंथ दिखाई दे गई कि कैसे 1-on-1 होगा और कैसे दक्षिण भारत में और हिंदी बेल्ट के बाहर बीजेपी को कितनी मुश्किलें आने वाली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राहुल गांधी ने दो बहुत रेखांकित करने वाली बात है। एक, उन्होंने यूथ और फेसबुक को टारगेट बनाया है और कि फेसबुक के जरिए किस तरीके से युवाओं को जहर परोसा जा रहा है। सीधे शब्दों में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका आशय यही था कि किस तरीके से फेक न्यूज, किस तरीके से जो है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के जरिए फेसबुक और तमाम सारे जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इस तरीके से युवाओं का जो दिलो दिमाग है उसको प्रभावित करती हैं। इस पे राजीव जी ग्लोबली, मैं सूचना के आधार पर आपको बता रहा हूं, ग्लोबली बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग सोशल मीडिया की मार्फत कुछ बड़े परिवर्तन देखने जा रहे हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही है
वो ये कि देखिए, विपक्ष ने, तमाम सारे मीडिया ने और सार्वजनिक स्तर पे लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया जो यूथ गए पार्लियामेंट में। वो उनके कारण को पीछे कर दिया। वो कारण था बेरोजगारी, वो कारण था कि तमाम सारी युवाओं की समस्याओं से हताशा, कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं तो उनको ये मजबूरन स्टेप उठाना पड़ा। ये उसको मतलब जो उन्होंने किया उसका कोई समर्थन नहीं है, लेकिन ये हताशा में उठाया हुआ कदम है और ये यूथ को एक जरूर निश्चित तौर पे युवा उसको देख रहे होंगे। और आखिरी बात, जिस देश में राजीव जी ओलंपिक के मेडल जीतने वालों का तिरस्कार होगा, आप देख लीजिएगा ये टर्निंग पॉइंट बनेगा। जो मेडल रखा है उसने और जो साक्षी मलिक ने घोषणा की है कल, ये बहुत पॉलिटिकली बड़ा महंगा पड़ेगा बीजेपी को। वो घमंड में है, उनको शायद जी बिल्कुल। जरा सुन लेते हैं, आप जब मेडल की बात कर रहे हैं, बजरंग पुनिया ने कहा क्या है, जरा ये भी सुन लेते हैं। अपना ये पद्मश्री यहाँ लौटा रहे हैं उनके दरवाजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे रख के आने के बाद क्या कुछ यहाँ कह रहे हैं बजरंग पुनिया, जरा सुन लीजिए। वो लोग हैं ना, लोचो आप ही कहते हैं। मेरे यहाँ से कैसे हो गए जी? आपने उनको ऐसे तो सभी हमारे हैं, ऐसे तो सभी हमारे हैं, कुश्ती को आए हैं, लेकिन जो ब्रजभूषण बोला दबदबा है, दबदबा रहेगा, किसके ऊपर दबदबा कायम करना चाह रहे हैं? चुनाव कराए क्यों अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप लोग जीत पाएंगे? सरकार आप लोग मांग कर रहे थे चुनाव, तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया था? आप लोगों ने स्टेटमेंट चलाई है, एक बार दोबारा भी चला देना। धन्यवाद। सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं, भाई क्या प्रदर्शन करेंगे आप? प्रदर्शन करेंगे? एक मिनट रुको, हमारी, मैंने पहले बोला था हमारी सरकार के साथ ना तो पहले लड़ाई थी ना आज लड़ाई है हमारी। एक मिनट पूरा सवाल सुन लीजिए। हमारी सरकार के साथ ना पहले लड़ाई थी ना आज लड़ाई है। हमारी लड़ाई है एक व्यक्ति के साथ थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको राजनीति मोड़ भी दे दिया। उसने बोल दिया कि भाई ये सरकार के खिलाफ लड़ रहे क्योंकि उसके पास पावर है, और हमें उम्मीद थी, इसलिए हम उठ के गए थे कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। अगर सरकार के साथ हमारी लड़ाई होती तो हम क्यों उठ के जाते सरकार के आश्वासन पे? वो आश्वासन पे सरकार अपने खरे नहीं उतर पाई। जब खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोल रखा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसके बाद ये हालात है। वो सरकार अपनी स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पा रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? खिलाड़ी, ये हमने पहले बोला था वो ताकतवर है, सारे हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं, तो कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बाइट है, ये सुनना ज़रूरी था। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप देख रहे थे मीडिया वाले कैसे लिंचिंग कर रहे थे, यहाँ शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश, और कैसे बजरंग पुनिया से सवाल पूछे जा रहे थे। खैर, बजरंग पुनिया समझदार पहलवान हैं और देश के लिए कई सारे मेडल, कई सारे पदक लाए, तो उस हिसाब से भी वो जानते हैं कि कैसे अच्छे वजन वाले लोग होते हैं उनको कैसे चित्त किया जाता है। तो यहाँ वो चित्त करते हुए नजर आ रहे थे बजरंग पुनिया। खैर, लेकिन दूसरी बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमने आज जंतर मंतर पर देखा। दोनों में क्या अगर देखा जाए तो तुलना नहीं, दोनों में फर्क भी नहीं, समानता क्या है? एक तरफ बजरंग पुनिया की इस बाइट को हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की बाइट, और उसके अलावा आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को। इन सब में समानता क्या है? इन सारे जितने भी नेता या खिलाड़ी, इनमें समानता ये है कि दोनों में डर नहीं है। डरो मत का नारा यहाँ बुलंद हो रहा है, और इसीलिए उधर जो इंडिया गठबंधन है वो भी आज सड़क पे है। अनिल सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप इन पूरे घटनाक्रम को? अगर देखें, इस घटनाक्रम के साथ साथ पिछले 7 दिनों में देश में जितनी सारी चीजें हुई, सदन के अंदर बैठकर देश को कैसे चलाया जाए इस पर विमर्श होता है, लेकिन देश को कैसे चलाया जाए इस पे एक पक्षीय विमर्श नहीं होता है, इसमें द्विपक्षीय होता है, जिसमें पक्ष यानी सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। विपक्ष को अगर बाहर करके आप सीआरपीसी की धाराएं बदल दें, आप विपक्ष को बाहर करके आप आईपीसी की धाराएं बदल दें, विपक्ष को आप बाहर करके चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर तमाम ऐसे कानून बना लें, तो फिर कैसे ये देश चलेगा? और इसके खिलाफ ये जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये जनता तक कैसे
पहुंचेगी और कितना पहुंच चुकी होगी, जरा आपका नजरिया इस पे चाहिए। देखिए, ये अकेले मतलब ये इस घटना में इसको भी जोड़ लीजिए कि वो जो कूद गए जो लोग संसद के अंदर और उन्होंने जो धुआं किया, वो धुआं मतलब नहीं, वो एक तरह से आग है तभी तो धुआं है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि जिसके बारे में आज राहुल गांधी ने कहा भी कि किस वजह से आए थे, इस पर बहस करना जरूरी है और ये जानना भी जरूरी है। तो ये सब घटनाएं सबको साथ लेना चाहिए, जो संसद के बाहर और संसद के भीतर वो जो लड़के नौजवान जिसके 6 लोगों पर, और उस पर अभी चर्चा भी हो रही है कि यूएपीए क्यों लगाया। और जो अब तो स्पेस पॉलिटिकल जिसको डेमोक्रेटिक स्पेस आप कहते हैं, लोकतांत्रिक जो है जगह, वो कितनी कम हो गई है कि इस पर पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज का बयान भी आया है, लेकिन किसी अखबार किसी चैनल में मैंने उसकी मतलब उसके बारे में एक शब्द भी नहीं देखा। उन्होंने उसमें विस्तार से कहा है कि किस वजह से आपने उनको यूएपीए लगाया है उन लड़कों पे, उनसे किनको खतरा था, उन्होंने कौन सा जान माल का नुकसान पहुंचाया, ये वो क्या कौन सा आतंक पैदा किया उन्होंने, देश को किस तरह का खतरा, जो यूएपीए के बारे में होता है कि मतलब जो सब शर्तें हैं उसको लगाने की, लेकिन यूएपीए के अंदर, लेकिन सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। सरकार दूसरा है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है, ये दोनों चीज से हुआ। उन्होंने जो भाजपा के सांसद के बारे में कहा, भले ही लाइटर वेन में हो, लेकिन लोगों ने वो देखा कि किस तरह से वो भाग गए, और उसी तरह से उन्होंने संसद से लोगों को इसलिए निकाल दिया कि इस पे चर्चा ना हो। जो क्रिमिनल लॉज के जो हुए हैं, हमें मतलब अमेंडेड क्रिमिनल लॉज जो का जो एक्ट आया है 3 एक्ट, उसके बारे में चर्चा ना हो, क्योंकि लोगों को पता चलता कि क्या क्या हेराफेरी उन्होंने की है। और टेलीकम्युनिकेशन वाला जो उनका आया है, उस पर भी किस तरह से सर्विलेंस बढ़ जाएगा। इवन फ्रीलांस लोगों को इजाजत लेनी पड़ेगी अगर यूट्यूब चैनल खोलते हैं। ये सारे जो बंदिशें हैं वो लागू हो रही है। तो ये जो जन विरोधी और लोक विरोधी जो कदम है कानून के जरिए, वो सब कराना था। निश्चित तौर पर अगर संसद के इतने सांसद विपक्ष के सांसद वहां होते तो इस पर जरूर बहस करते, उसको बताते, भले ही वो बिल पास हो जाता, लेकिन लोगों को पता चलता कि क्या बहस है। अब तो उन्होंने जो उनका ही जो कहा हुआ है वही संसद में रह गया। तो मुझको लग रहा है क्या कि एक तो देखिए, लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन उसके प्रतिरोध भी है। ये आपको ये पूरे एक सप्ताह में जो कुछ घटनाएं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और उसको वहां से लेना चाहिए कि जो बच्चे कूदे वहां, उसके बाद आज मतलब आज विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर बैठी थी। कल साक्षी मलिक ने अपने बूट जो है उतार दिए कि अब नहीं जाएंगे। आज बजरंग पुनिया ने वो अपना वापस कर दिया पद्मश्री अवार्ड। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो प्रतिरोध के अलग अलग मतलब समझिए कि अभिव्यक्तियां हैं। दिक्कत यह है कि इन अभिव्यक्तियों का जो एक समग्र विश्लेषण या उसकी प्रस्तुति करने का जिम्मा जो मीडिया के पास होता है, वो उसने जिम्मेदारी छोड़ दी है। इसीलिए आज वो बहस करा रहे थे, जो आज सबसे तेज चैनल पर मैं देख रहा था कि शाम की बहस थी, जो राहुल गांधी ने कहा उस पर बहस कर रहे थे कि वो जो लोग भाग गए इस पर और वो क्या हुआ। लेकिन उन लोगों ने भी जो समझिए कि नहीं है इंडिया गठबंधन में, और वहां थे मौजूद उस घटना के समय जब बच्चे कूदे और लोग बीजेपी सांसद भाग गए, तो उन्होंने बताया, उससे भी जाहिर होता है कि वो लोग भाग गए थे। तो ये जो है, ये आपको दूसरा देखिए कि किस तरह से उसको मतलब मीडिया के सहारे बीजेपी ने कोशिश की इस मतलब सुरक्षा में जो चूक हुई वो, और जो जिस मुद्दे के कारण वो सुरक्षा में चूक करने की गुस्ताखी या जो कहे आप मतलब अपराध उन्होंने किया बच्चों ने, उसके बारे में मतलब किस तरह से करते हैं। कि आज एक खबर देख रहा था मैं कि प्रधानमंत्री गए थे कल लोकसभा में, वो खबर भी सूत्रों के हवाले से है, उसमें कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक असेंबली में एक आदमी घुस गया था, उसके बारे में क्यों नहीं उठाया, जबकि वो आदमी गलती से वहां जाकर बैठ गया था। और गलती से मतलब ये कि ना वो उसका कोई इरादा था घुसने का, वो वहां मिलने के लिए गया था, उसको मौका लग गया, वो जाकर सदन में वहां हॉल में चला गया।
तो ये मतलब किस तरह से उसको कमजोर, मतलब इतनी बड़ी घटना को किस तरह से प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री की हैसियत के लोग अगर इस तरह करते हैं तो वो भी लोगों को ध्यान देना हो चाहिए। तो मुझको लग रहा है कि एक सप्ताह में आपने जो प्रतिरोध उबल रहा है, जो नीचे अभी से आ रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है और आपको ये आगे दिखाई देगा। कई लोग चर्चा करते हैं कि ये इंडिया गठबंधन में क्या मजबूती है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। आज का जो जंतर मंतर में लोग कितना सर्द मौसम था, उसमें शरद पवार जैसा बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी, वो भी मौजूद था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी जो एकता के बारे में जिस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश ये गोदी मीडिया करता है, उसमें कितना तथ्य है इसका अंदाजा आपको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और जो तथ्य और सबसे बड़ी बात कि इस सर्द मौसम में भी अगर शरद पवार जैसे नेता वहां मौजूद रहें और मल्लिकार्जुन खड़गे 82 साल के नेता वहां मौजूद रहें तो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। डी राजा थे वहां, सीताराम येचुरी थे, ये तमाम नेता वहां मौजूद थे और अपनी अपनी बात उस मंच से रख रहे थे और तमाम लोगों की भीड़ वहाँ ज़बरदस्त थी। जो जन समर्थन में तमाम अलग अलग दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जंतर मंतर दिल्ली में आज यहाँ से आगाज हुआ है इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन का और ये विरोध प्रदर्शन कितना आगे बढ़ता है ये देखना होगा। आना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ। किस हिसाब से देखते हैं आप, इंडिया गठबंधन सड़क पे है, इसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। सड़क पर इसके आने का ही इंतजार किया जा रहा था। आम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि ये राजनीतिक नेता कब सड़क पर आते हैं और अपने संघर्षों में आम लोगों को कब शामिल करते हैं। और यह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। हालांकि या तो मैं देख नहीं पा रहा हूं किसी को कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता इसमें था कि नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जो इंडिया दल समूह है वह पूरी तरह से एकजुट हो और आम लोगों को अपने साथ खड़ा करे। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब जिस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है बीजेपी हर मुद्दे पर। राहुल गांधी ने संसद में युवकों के घुसने के सवाल को सुरक्षा के साथ साथ रोजगार और महंगाई के साथ भी जोड़ा और कहा कि इसके कारण ये घटना घटी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि यह बड़ा इश्यू बनता जा रहा है और लोगों में आक्रोश है। सुरक्षा का सवाल जो है सो है ही है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरीके से संसद की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि संसद के अंदर जो 2 युवक पकड़े गए थे वो और जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वो, उन सभी ने कम से कम इस दोनों मुद्दों की बात की और कहा कि यह गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से हटाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक जो एकदम एक बड़ा कदम था कि सबको विपक्ष के सांसदों को संसद से सदन से निलंबित किया जाए, आप इस पर चर्चा शुरू हो जाए। और फिर उस संसद से निलंबन की कार्रवाई को निष्प्रभावी करने के लिए यह चर्चा शुरू कर दी गई कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई। तो विषयांतर करने की जितनी कोशिशें हैं, यह सभी कोशिशें तभी निर्मूल होंगी जब इस सभी राजनीतिक गतिविधियों में आम आदमी शामिल होगा। मुझे नहीं पता है कि देश के अन्य राज्यों में जो प्रदर्शन हुए हैं वे हुए या नहीं हुए और उसमें क्या भागीदारी थी, अगर हुए हैं और उसमें सबकी भागीदारी, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो नेता लोग तय कर ले रहे हैं विभिन्न दलों के, उस बात को विभिन्न पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि उस लड़ाई को कार्यकर्ताओं को शामिल किए बगैर आप बहुत बृहद आकार नहीं दे पाएंगे, उसको बहुत आयाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आवश्यक है और यह राजनीतिक गतिविधियों से ही संभव है, बयानबाजी से संभव नहीं है, जिसको इंडिया दल समूह ने इस बात को महसूस किया। और आज इनका सड़क पे आना, जंतर मंतर पर एक व्यापक प्रदर्शन और एक साथ इकट्ठा होना एक अच्छी खासी तादाद में, इस आज के दौर की एक राजनीतिक जरूरत है। अन्यथा यह उतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी और बीजेपी नई नई कहानियां बना करके, नई नई बातें बना करके, जो मिस इन्फॉर्मेशन का उनका अभियान है, उस अभियान के तहत तो कमजोर करने का प्रयास करेंगे। कर नहीं पाएंगे वो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग भी इन चीजों को महसूस करने लगे हैं। लेकिन लोगों तक ले जाने, लड़ाई को लंबी करने, राजनीतिक परिणाम तक ले जाने और इसको चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए ये आवश्यक है कि आप सड़कों पर दिखाई पड़े। और जो जैसे इन पहलवानों ने किया, अगर चुनाव कुश्ती संघ के परिणाम आते ही वो सड़क पर आ गए,
और उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी बात कही, अखबार वालों से अपनी बात कहो, एक सीमा तक चले गए। और मुझे लगता है कि जो बजरंग पुनिया की आप बात कर रहे हैं वो संभवतः पद्मश्री नहीं है, अर्जुन अवार्ड है। जहां तक मुझे ध्यान है, इनको पद्मश्री मिला है कि नहीं मिला मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अर्जुन अवार्ड इनको मिला है, कंफर्म है। और ये अर्जुन अवार्ड इन्होंने वापस किया वहां ले जाकर के प्रधानमंत्री जी के आवास पे, जो आजकल लोक भवन कहा जाता है, वहां पे सामने रखा है उन्होंने। या इसी तरह की लड़ाई की आवश्यकता है कि आप नरेटिव को बदलने की जितने भी कोशिशें हैं, उन कोशिशों से एक बड़ी लकीर आप खींच दें। जैसे बजरंग पुनिया ने जो बात कही और साक्षी मलिक ने जो स्टेप उठाया, अब आप इन दोनों मुद्दों को आप नीचे नहीं कर सकते, इस बात को आप विषयांतर नहीं कर सकते। और जो कोई इन दोनों घटनाओं का जो असर होगा बहुत व्यापक होगा। वही इन राजनीतिक दलों ने किया। इन राजनीतिक दलों का ये आना, यह बड़ी चुनौती होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करके एक अपनी बात करने का जो प्रयास करती है या मूल विषय से ध्यान हटाने की कोशिश करती है, वो नहीं हो पाएगा। और ये प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये कई विषय पर लोग बात करना शुरू करते हैं और उनकी बात इतनी दूर तक जाती है कि मीडिया उन्हीं का साथ देता है। अब जब मीडिया उनका साथ दे रहा है, ताकि जनता से आप जुड़ेंगे कैसे सिवा सड़क पे आने के? जो राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि आपको जनता के बीच में ही जाना होगा और जनता के बीच में जाकर के ही आप अपनी बात को कर सकते हैं, जनता को आप विश्वास में ले सकते हैं। इसकी आवश्यकता थी। और ये जब मुझे लगता है कि अभियान जो शुरू अब इंडिया दल समूह की बैठक के बाद क्या लोगों ने कहना शुरू किया कि आरजेडी और जेडीयू दोनों नाराज हो गए। तुरंत उसे को कंट्राडिक्ट किया आरजेडी ने और एक कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना न मौजूद होना कोई असंतोष का परिचायक नहीं है। किसने कहा कि सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं? लालू यादव जी ने बड़े गंभीरता से इस बात को कही। अगर वो तुरंत उसका प्रतिकार न हो तो ये जो विघटन की और आपस में मतभेद की बातें फैलाने में जो एक तो मेन स्ट्रीम का मीडिया इनका साथ देता है, प्लस उनका अपना आईटी सेल है। लेकिन जब आप सड़कों पर उतरते हैं तो आप इन चीजों को आप फैला नहीं सकते। और इस लड़ाई को लंबी ले जाने के लिए और एक बड़ी चुनौती बनाने के लिए आवश्यक था कि इसको सड़क पे ले आया जाए। जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आप हमको संसद में भले न बोलने दें, सड़क पर तो आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। और यह सड़क पे बोलने की जो जरूरत है, उसको जो महसूस किया है इंडिया दल से, मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है। और जनता भी से जुड़ेगी और जो मिस इन्फॉर्मेशन का एक अभियान है वो भी खोखला साबित होगा और जो इंडिया दल समूह के राजनीतिक मुद्दे हैं वो दूर तक जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बजरंग पुनिया ने अपने तमाम सम्मानों को वापस कर दिया है और एक चिट्ठी उन्होंने 2.5 पन्ने की चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस चिट्ठी को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है और उसका छोटा सा एक अंश आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लिख रहे हैं कि हम सभी की रात रोते निकली, ये तब जबकि वो जंतर मंतर पे थे। बीच से मैं उस चिट्ठी को पढ़ रहा हूं और समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जाएं, कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में ये कल्पना नहीं कर सकता था। ये तमाम बातें वो लिख रहे हैं। उसके बाद फिर वो आखिर में लिख रहे हैं कि हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसीलिए यह सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। ये कह रहे हैं। जब किसी कार्यक्रम में जाता था मैं तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाते थे तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है उसे उन्हें वंचित कर दिया गया। इसीलिए मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है और उनके
घर देर है अंधेर नहीं, अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। ये आपका बजरंग पुनिया, असम्मानित पहलवान लिख रहे हैं, असम्मानित पहलवान। और उन्होंने अपने सारे सम्मान को वहां पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड सबको जाकर उनके दरवाजे पे रख दिया। ये है इस देश की आज की तारीख में बहुत बड़ी घटना, छोटी मोटी घटना नहीं कह सकते हैं इसको। और लगभग 2.5 पन्ने की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम इन्होंने साझा की है सोशल मीडिया पर। आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। और एक तरफ खेल, महिला सम्मान, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तमाम बातें यहाँ हम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उधर जंतर मंतर से एक आगाज हुआ है जहां जिसके जरिए विपक्ष जनता तक पहुंच सकता है। इसलिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन को आप कैसे देखते हैं विपक्ष के लिहाज से, इस देश की जनता के लिहाज से? सेव डेमोक्रेसी का जो बैनर लेकर विपक्ष चल रहा था उस लिहाज से, और यहां भी लिखा हुआ है पीछे सेव डेमोक्रेसी जंतर मंतर पर, जहां राष्ट्रगान में सारे उसके सम्मान में सब नेता खड़े हैं, उस हिसाब से, उस लिहाज से इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हुए इन विपक्ष के नेताओं की कितनी बातें सुनी जाएंगी, या रामधुन में सब कुछ गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा? क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि अभी आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ आप रामधुन ही सुनेंगे। देखिए, अभी जो आपने जिक्र किया और जो पत्र पढ़ा दुनिया का, उसके नीचे जो कमेंट्स हैं वो भी अगर पढ़ते 2-4 तो आपको समझ में आता कि ये देश में एक जो है फौज खड़ी की गई है जो गालियां देने का काम करती है, जिनको ये भी नहीं पता है कि सम्मान वापस करने का अर्थ क्या होता है। वो कह रहे हैं पैसे वापस किए, पैसे इनके पिताजी के यहाँ से लेके आए थे, वो वापस मांग रहे हैं। 5 किलो अनाज वाले ये लोग जो हैं वो भर गए हैं, और वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो इनके लिए सम्मान, दूसरों का सम्मान नहीं है। दूसरे की माँ बेटी इनकी माँ बेटी जैसी नहीं है। मणिपुर में जो घटना हो रही है वो क्या है, क्यों इनको नहीं सालती? क्योंकि इनको लगता है कि हमारी माँ बेटी के साथ जो अपमान होगा वही अपमान है, राष्ट्रीय अपमान, बाकी नहीं है। उपराष्ट्रपति साहब ने जिस तरह से कहा, उनकी जाति का अपमान हो गया, उनके समाज का, किसान समाज का अपमान हो गया। मिमिक्री करने से नहीं हुआ। एक और मैंने देखा, आज मैं गौर से सुन रहा था, वो जो फोटो खींच रहे थे राहुल गांधी, इस वजह से अपमान हुआ। मिमिक्री करते राहुल गांधी अगर फोटो नहीं खींचते तो अपमान उनका नहीं होता। और जो 750 किसान जब मर रहे थे तब भी उनका अपमान नहीं हुआ। तो खैर वो तो उनके अपमान सम्मान की बात है, हम अपनी बात करें। और जो इंडिया गठबंधन की आपने बात कही है, देखिए इंडिया गठबंधन जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है, वो लोकतंत्र 2 दिन में नहीं मिला था। उस लोकतंत्र के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। और ये भले कहते रहे, ज्ञान कहाँ से लेके आए हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है, वो हमारे बिहार की ही जननी है। वो वैशाली लिच्छवी गणराज्य, वो कितना बड़ा लोकतंत्र था वो पूरे मगध को पता है। और मगध उसके बगल में खड़ा था जो साम्राज्यवादी शक्ति का बिंब है। और मगध ने किस तरह से परास्त किया था लिच्छवी को, वैशाली को, ये भी सबको पता है। अब मैं बात करूं कि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई से ज्यादा एक चर्चा मैं कर दूं कि लोकतंत्र बनाने की लड़ाई कितनी गहरी थी। पूरा देश उसमें साथ आया, कितने लोग उसमें शामिल थे। वो आहुति देने में, देश को आजाद कराने में, गुलामी से निकालने में, जाति, धर्म, लिंग भेद, तमाम तरीके के भेद जो थे उससे निकालने में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। वो संविधान जो लिखा गया, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान लिखा गया था। ये संविधान ही किताब है जो अब हमारा देश इसको मानेगा। और कहा कि नागरिक ही इस देश का मालिक है। जो भेड़ लगे हुए हैं साथ में जय जयकार कर रहे हैं गुलामी की, उन भेड़ों को नहीं पता है कि ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। इसीलिए वो बोल पा रहे हैं, सत्ता के शिखर पे जो बैठ के बोल रहे हैं कि मैं जो है फलाना था, मेरा अपमान कर दिया गया, मैं चिल्लाना था, मेरा अपमान कर दिया गया। भूल गए 1947 से पहले क्या देश की स्थिति थी? उनको याद दिलाया जाना चाहिए कि 1947 के पहले तुम्हारा क्या सम्मान था, कहां थे तुम। और 1947 के बाद जो सम्मान मिला, जिन लोगों ने सम्मान दिलाया, उसके प्रति जो भाव रखते हो, एहसान फरामोश भी ऐसा भाव नहीं रखता है। उसकी आत्मा भी धिक्कारती है कि जिसने हमको यहाँ खड़ा किया, बोलने का अधिकार दिया, सत्ता पे बैठने का अधिकार दिया, शिखर पे आने का अधिकार दिया, उसके बारे में ऐसा बोलते हैं। शर्म नहीं आती है लोगों को जब नेहरू के बारे में गालियां देते हैं। नेहरू ने इस देश को क्या दिया, ये दुनिया से पूछो। दुनिया का जो पहला इकोनॉमिस्ट जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, वो क्या लिखा है वो पढ़ो। लेकिन पढ़ना तो इनको आता नहीं है। इनको तो रामधुन, जो आप कह रहे हैं ना, रामधुन कोई खराब चीज नहीं है।
राम भी एक लड़ाई लड़के आए थे। राम की लड़ाई बहुत गहरी लड़ाई थी। उस साधु के खिलाफ लड़ाई थी जो उनकी पत्नी को धोखे से हर लिया गया था। उस लड़ाई थी जिसके लिए कहा था कि अग्नि परीक्षा वाली बात आई थी। तो तमाम लड़ाइयों में राम ने मर्यादा को स्थापित किया, मर्यादा को बचाने के लिए दुख भोगे, लेकिन ये किस मर्यादा को बचाने के लिए सुख भोग रहे हैं? कौन सा दुख भोगा इन्होंने? ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं मर्यादा को कुचलने के लिए। ये राम धुन नहीं बजा रहे हैं, रावण धुन बजा रहे हैं। लेकिन जनता जो है बहुत देर तक सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है। आप याद कीजिए आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे लोग, जब चंपारण गांधी गए तो चंपारण जाने के बाद लोग साथ आके खड़े हो गए और लोगों ने कहा कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो। और गांधी का स्वर देश का स्वर कहता था। कोई ताज्जुब नहीं लीजिए, ये जो बर्बादी कर रहे हैं ना, इनकी लड़ाई मैं बोलूं एक आदमी के खिलाफ, वो राहुल गांधी के खिलाफ। उनको पता है कि राहुल गांधी जब तक रहेगा तब तक सत्ता को चुनौती मिलती रहेगी। इसलिए हर जगह हर व्यक्ति राहुल गांधी पे फोकस करता है, राहुल गांधी को टारगेट करता है। उपराष्ट्रपति भी राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। एक अदना सा जिसके पास ये भी नहीं पता है कि पड़ोसी या उसने जो खाना खाया उसमें कितना कैलोरी है, वो बता रहा है राहुल गांधी देश के लिए अपमान है, देश के लिए खतरा है। और इटालियन चश्मा का जिक्र करते हैं। इटालियन चश्मा क्या होता है भाई? तुम लेके आए हो इटालियन चश्मे मुसोलिनी को, तुम बता रहे हो इटालियन चश्मा। तो ये जो है, ये लोग, मुझे लगता है जनता समझ गई है। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का वो जो धरना प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी हुआ है धरना प्रदर्शन, तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन हुआ और लोग अलग अलग अभी शामिल हुए हैं, अलग अलग संगठन के लोग शामिल हुए हैं। मजदूर संगठन के लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं, और किसान संगठन फिर से आंदोलन पे आने वाले हैं जी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तीनों प्रदेश के किसान जल्दी ही जो है इनको मिलने वाले हैं धरना प्रदर्शन में। तो ये जो लड़ाई है, मैं कहूंगा कि अब लड़ाई शुरू हो गई है, और लड़ाई शुरू हो गई है सड़क पे। और आज जो किया है जंतर मंतर पे, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब एक लड़ाई लड़नी है इस गोदी मीडिया के खिलाफ, जो गटर मीडिया है। क्योंकि ये गटर मीडिया ही है जो प्रसाद बांट रहा है, फालतू किस्म का सड़ा हुआ प्रसाद बांट रहा है, ये गोदी मीडिया है। इससे कैसे लड़ना है, इनको भी पहचानना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के लोगों। तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, और 3-4 महीने का बहुत लंबा वक्त मैं मानता हूं लड़ाई लड़ने में। तुरंत जो है, जब 2 दिन के भीतर चुनाव बदल जाता है, जिस क्षण रैली खत्म होती है, चुनाव प्रचार खत्म होता है, उसके बाद हवा बदल जाती है और लोग हार जीत जाते हैं। तो ये तो लंबा वक्त है। लोग देख रहे हैं, लोग भोग रहे हैं कि किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह से ये जो संविधान बदलने का काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं विधान बदल दिए, किस तरह से बोल रहे हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया, किस तरह से बोल रहे हैं कि राम जी का मंदिर हमने बना दिया, लोग बनने नहीं दे रहे थे। सब लोग जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता अब जाग चुकी है, इनको समझ चुके हैं। 10 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है, दे दिया एक बार हो गया कंप्लीट। मुझे लगता है कि ये जो अभी शुरू हुआ है जंतर मंतर पे, ये मोमेंटम बना रहेगा। और अब जब पटना में जब पहली रैली होगी इनकी, जो कहा जा रहा है 30 जनवरी को होने वाली है, शायद इनके 22 जनवरी के बाद को पटना गांधी मैदान, तो वो चीजें बदल देगी। देखिएगा, हम फिर 1 फरवरी को बात करेंगे इस पर। जी बिल्कुल, 1 फरवरी नहीं, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। और 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 138वां स्थापना दिवस, 138th स्थापना फाउंडेशन डे। और उस दिन एक बड़ी सी रैली होने वाली, महारैली नागपुर में, आरएसएस के गढ़ में, वहाँ एक जो रैली होगी, वहाँ से भी एक आगाज़ ज़रूर होगा। और कहा जा रहा है कि उसमें भी शायद इंडिया गठबंधन के कई दल शामिल हों। कुछ धनंजय जी की आवाज बढ़ाइए। मैं कह रहा हूं कि 139वां स्थापना दिवस और 138वीं वर्षगांठ। जी बिल्कुल 138 साल पूरे हो रहे हैं उस दिन, 139वां 139th, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। कैसे यहाँ से एक बहुत गंभीर सवाल हम यहाँ, जिस पर तमाम हमारे साथी अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि ये एक आगाज़ है। अभी तक सिर्फ बातें होती थी, मीटिंग्स हुई, सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मसलों पे बातें हुई,
लेकिन अब जब जाना तो होगा आपको जनता के बीच, और जनता के बीच आप जाएंगे इन ऐसे ही विरोध प्रदर्शन से, रैलियों से, उनके बीच जाकर उनके दुख सुख के हिस्सेदार बन के ही आप पहुंच सकते हैं। इस आगाज को आप कैसे देखते हैं? राजीव जी, जैसा मैं पहले से ऐसा मानता आ रहा था कि जब सितंबर 2022 में 7 सितंबर को जिस समय राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, तो उसको अगर उन्होंने कंटिन्यू किया और उनको जो प्रतिसाद मिलता गया, साथ में उन्होंने जो बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो उसका जो क्लाइमेक्स है वो लगभग इसी जगह पर पहुंचना था। इस बात को मैंने पहले भी कहा है। अब ये जो कहानी आगे कहां बढ़ती है देखनी होगी। अब इस कहानी में कोई वापसी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। ये जो 28 संगठन जो जुड़े हैं, 28 अलग अलग जो लोग जुड़े हैं, ये एक तरह से इतने एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं कि अब इनके लिए अलग अलग होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी इससे अलग होगा वो निश्चित रूप से एक तरह से इनको पता चल गया है। इसलिए अब ये पूरे के पूरे संपृक्त है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कतई आगे नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इसका विश्वास और जो ताकत मिली है इस पूरे इंडिया गठबंधन को, वो इस बात को लेकर है कि इसमें अब हम कोई भी छिटकने वाला नहीं है। ये जरूर संभावना है कि जैसे जैसे इनकी ये 2-3 रैलियां होंगी, एक तो नागपुर में होने वाली रैली, देखिए नागपुर में जो रैली होगी वो केवल आरएसएस के गढ़ में नहीं है, ये वो जगह है जहां पर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और लाखों दलितों की एक तरह से देखिए नवबौद्ध बना के उन्होंने एक नई कहानी लिखी थी। ये नागपुर वो धरती भी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नए ऐसे लोग भी जुड़ेंगे इस रैली के बाद, कांग्रेस की रैली के बाद, और ये कारवां अब आगे बढ़ता जाएगा। जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को की थी, वो कारवां बहुत बड़ा हो चुका है और इस कारवां को अब रोकना अच्छा खासा मुश्किल है। भाई इसमें सबसे जो देखिए आश्चर्यजनक बातें देखिए, कैसे अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग जो है वो कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। राहुल गांधी की एक तरफ सीताराम येचुरी खड़े हैं और एक तरफ जो है वो डी राजा खड़े हैं। ये दोनों उन दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 1964 में अलग अलग हो गए थे। उसके बाद पूरे भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि जब ये लोग साथ साथ खड़े हुए। यहाँ तक कि जब आपातकाल लगा तो सीपीआई जो था वो समर्थन में था आपातकाल के, जबकि सीपीएम जो था वो उसका उतना ही घोर विरोधी था। उसके बाद 2008 में एक मौका आया जब न्यूक्लियर डील को लेके यूपीए गवर्नमेंट से जो है इन्होंने समर्थन जब वापस लिया था, तो उसमें दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां थीं। आज मैं फिर से देख रहा हूं एक लंबे समय के बाद, मतलब हम लोग की तो पूरी शायद जवानी ही निकल गई ये सोचते सोचते कि कब सारे कम्युनिस्ट दल एक होके एक बड़ी शक्ति बनेंगे। तो वो जो शक्ति है अब यहाँ पर थोड़ी बहुत ये नजर आ रही है कि कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर तो काम कर सकते हैं ये साम्यवादी पार्टियां। देखिए संसदीय उपस्थिति इनकी कम हो सकती है कुछ जगह पे, हमको लगता है कि पहले जैसी ताकत साम्यवादियों की नहीं रही, लेकिन आज भी वर्कर्स, पीजेंट्स, जो कर्मचारी हैं, अलग अलग जो किसान हैं, यहाँ अभी भी इनकी बड़ी जबरदस्त ताकत है। आगे आने वाले समय में इन लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको केवल नेता नहीं चाहिए। जिस समय आपको आंदोलन बड़े पूरे सड़क पर ले जाना है तो सड़क पे अकेले नेता कुछ नहीं कर सकते, उस समय आपको बहुत बड़ा एक मास मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो वो होता दिख रहा है। मैं बुशरा खानम जब लोगों से बात कर रही थी तो आप देखिए लोगों के विचारों में कितनी क्लैरिटी थी। वो एक तरह से जो 1975 के बाद 1970 का जब चुनाव हुआ था तो लोग सामान्य व्यक्ति को भी पता था कि आपातकाल जो लगाया गया है ये एक तरह से इमरजेंसी जो है लोगों पर थोपी गई है और लोगों की स्वतंत्रता को छीना गया है। उसके बाद हम आज ये मौका देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति भी कह रहे हैं कि 146 लोगों को निकाल देना संसद से, मतलब हमारी आवाज जो है वहां पर अवरुद्ध कर दी गई, हमारी आवाज को ही छीन ली गई। जैसा मैंने सवेरे भी बोला कि ये जो लोग नेता लोग जो लौट रहे हैं वापस सड़कों पे, ये अपनी खोई हुई आवाज को पाने के लिए जा रहे हैं और खोई हुई आवाज जो है वो जनता की भी है। जनता और नेता के जो स्वर आपस में मिलेंगे वही असली शक्ति बनेगी। और यही कारण है कि मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर डरी हुई है तो उसका कारण यह है कि नेता और उसके सपोर्टर जब तक अलग अलग हैं तब तक निरंकुश या किसी तानाशाह को कोई खतरा नहीं रहता। उसका असली खतरा तो यही होता है कि मेरे विरोधी अब उस जनता के साथ अगर जाके जुड़ जाते हैं तो वो सिंहासन जो है वो डोलने लगता है। ये डर है, इसीलिए सबसे पहले तो इन्होंने 146 लोगों को बाहर किया ताकि जो जो उन्हें अपने कायदे से अपने हिसाब के जितने भी कार्यक्रम करने हैं। देखिए ये अगला 3-4 महीना केवल विरोधियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यही 3-4 महीने जो है मोदी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको आरएसएस के मुख्यालय में अपनी दावेदारी भी पेश करनी है, पूरी की पूरी पार्टी को लेकर चलना है। इसलिए एक और जो मुझे आशंका है कि अब जो है अगर
22 जनवरी के बाद ये ऐसा ही आंदोलन इनका भी चलता रहा साथ साथ पैरेलली। और 30 तारीख को जो महारैली होगी पटना में, वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान पटना का, जहां से जयप्रकाश नारायण ने सारा परिवर्तन किया था। गांधी मैदान, उसका नाम शायद पहले रामलीला मैदान था, शायद उसके बाद उसका नाम शायद गांधी मैदान कर दिया गया संभवतः। जी आपको बेहतर पता होगा, लेकिन गांधी मैदान ही है। गांधी मैदान, जी। अच्छा, गांधी मैदान जो है उसके बाद भी इतिहास बदला गया। मुझे लगता है कि अब जो वहां पर जो दूसरी रैली होगी पटना की, वो फिर ऐतिहासिक होगी, क्योंकि बिहार जो है वो परिवर्तन को का मार्ग प्रशस्त करने वाला राज्य है, वो मैदान भी वही है। हम उत्सुकता से देख रहे हैं कि ये जो शक्ति परीक्षण है ये कहाँ जाता है। आज सीधे जो है विपक्ष ने जनता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के सामने पेश कर दिया गया है। और जैसा कि सुनील शुक्ला सर ने कहा कि इसका हम इंतजार कर रहे थे, सच मानिए तो पूरा देश इसका इंतजार कर रहा था, कब ये नेता जो है संसद को छोड़ के सड़क पे आए ताकि हम भी उनके साथ चल पड़े। राजीव जी, सड़क की कहानी कहां तक आगे जाती हुई दिखाई देती है अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव, मुझे लगता है कहानी तो बढ़ चुकी है, अब काफी आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां जो शुरू हो चुकी हैं। आज जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन जो है एकजुट दिखाई दिया है, और आज एक तरीके से पहला उनका जो सड़क पर प्रदर्शन जो है वो हुआ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये अवसर भी जो है वो मोदी सरकार ने ही इस इंडिया गठबंधन को उपलब्ध कराया है कि वो सड़क पर भी एक साथ दिखाई दे। तो इसके लिए इंडिया गठबंधन मोदी जी को बधाई दे सकता है कि इतनी जल्दी आनंद फानंद में उन्होंने ये मौका उपलब्ध कराया कि अब आप जो है वो ड्राइंग रूम की बैठकों से निकल करके सड़क पर एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आइए। और इंडिया गठबंधन आज सड़क पे सरकार के खिलाफ उतर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी एकजुटता जो है वो सारे इंडिया ब्लॉक के बीच दिखाई दी है। तमाम बड़े नेता जो है वो जनता मंतर पर दिखाई दिए और सबने अपनी अपनी बात रखी। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और बिल्कुल अब जो कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में जो है उतर गया है इंडिया ब्लॉक, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब इससे निपटने की क्या तैयारियां करती है वो देखने वाली चीज होगी, वो आगे क्या करते हैं, क्या तैयारियां नहीं करती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तैयारियां कर रहा है, अब ये जो है वो चुनाव की रणनीति और संघर्ष की रणनीति, दोनों रणनीति जो है वो जमीन पे उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए जो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और मुद्दे इंडिया गठबंधन के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है वो मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहा है, उसके पास मुद्दे हैं और एक आध मुद्दे नहीं है, कई मुद्दे हैं। सरकार की विफलताएं हैं, रोजी रोजगार के मसले हैं, महंगाई का मसला है, तमाम मसले जो है इंडिया गठबंधन के पास हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। सिर्फ इधर उधर की बातें करना, लंबी लंबी हाँकना और जुमले फेंकना, सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ये रह गया है। तो इसलिए जो अब ये गठबंधन आगे सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो भी चीज अब सामने आ रही है वो बिल्कुल कहा जाए कि बिल्कुल मजबूती के साथ जो है वो, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये चीजें सब आगे बढ़ रही हैं। तो अब ये जैसे कहा था मनोज झा ने कि भाई 20 दिन के अंदर आपके सामने पूरा कंक्रीट प्लान जो है वो होगा। मुझे लगता है वो कंक्रीट प्लान अब आना शुरू हो गया है। और कंक्रीट प्लान जो है वो आज से शुरू हो गया। प्लान की आज पहली कड़ी थी वो आज शुरू हो गई। अब आगे आने वाले समय में इसकी जो है वो प्लान की आगे की चीजें सब सामने आती जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मंदिर में जाकर के खड़ा सब बजाएगी, झाल बजाएगी। इंडिया गठबंधन जो है वो मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएगा। मुद्दों को कितना इंडिया गठबंधन क्या लगता है मीनू जी कि इन मुद्दों को इंडिया गठबंधन जनता तक पहुंचाने में कितना आज की तारीख में सफल हो सकता है? ये इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है काफ़ी मजबूती के साथ वो, और तामझाम, और आपने भी बताया मीडिया जो है वो, और लगातार विपक्ष मीडिया के ऊपर भी वार करता है। मीडिया का रवैया हम और आप देख चुके हैं, मीडिया के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश सत्ता पक्ष कर ही रहा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती इनके सामने है, विपक्ष के सामने? हाँ जी, आपने कहा कि भाई कामयाब हो पाएंगे या नहीं, तो देखिए ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सारा मीडिया, सारा प्रचार तंत्र या जो भी संसाधन है उन सब के ऊपर भाजपा यानी सत्तारूढ़ दल का कब्जा है और विपक्ष के पास वो आवाज नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? एक शेर है ना वो कि नाकाबिल हो तोप तो तलवार निकालो।
तो उसमें जो तलवार क्या है, आपके जबान की तलवार चलनी चाहिए। इस गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर बड़े मंजे हुए नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता है और एक से एक धुरंधर वक्ता है। इसमें मुख्यमंत्री हैं, कई भूतपूर्व मंत्री हैं जिनका बहुत लंबा अनुभव है। मतलब प्रशासन शासन को तो छोड़ दीजिए, पब्लिक इंटरेक्शन का, मतलब पब्लिक से जो उनका संवाद होता है उसका एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छे मैसेज, जो संदेश को बड़े अच्छे से कन्वे करने वाले इस गठबंधन के अंदर नेता हैं। तो इनका जो इसमें बड़े अच्छे वक्ता हैं, जो सरल शब्दावली में जनता को अपनी आवाज, जनता को संदेश दे सके इस गठबंधन का, तो उनको डेफिनेटली तो जल्दी उनका, जिसको कहते हैं, लिस्टिंग करके उनको सड़क पे उतार दे, क्योंकि इस वक्त मुद्दे बहुत है। जो अभी कहा कि मुद्दे बीजेपी के पास नहीं है, इस वक्त विपक्ष के पास है मुद्दे। उनको जरूरत यह है कि केवल जनता तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाए, ताकि सोई हुई जनता जागे। उनको अवेयर करना है कि आप कहाँ खोए पड़े हैं, जागो नहीं से, और अभी ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको कुछ नहीं बचेगा। और ये जो गठबंधन के नेता है, इनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, सब अपनी किसी भी शिकायतों को, गिले शिकवे और अपनी जो कुछ अहंकार या ईगो जैसी चीज भी कोई अगर बाकी है, तो ये इस वक्त उसको बिल्कुल एक तरफ रख दे, क्योंकि ये डू और डाई की लड़ाई है। देखिए, अगर सिर सलामत है तो टोपी 1000 मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपका सिर ही सलामत नहीं रहेगा तो टोपी किसको पहनेंगे, किसको पहनाएंगे आप। तो इसलिए मैं इसकी गठबंधन की कामयाबी में मैं कोई किसी तरह का शक शुबा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टैलेंट, जो पॉलिटिकल टैलेंट है इसके अंदर, इस गठबंधन के अंदर 60%, 63% टैलेंट इसके अंदर बैठा हुआ है। तो इसकी कामयाबी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया और संसाधनों से कैसे लड़ना है, उसके लिए आपको अपनी जबान का इस्तेमाल इस वक्त करना पड़ेगा इन गठबंधन के नेताओं को, जिसमें कि जो पहली पंक्ति में ही दिखाई दे रहे थे, इसमें भी काफी बड़े अच्छे नेता हैं। तो जितना आप जबानी जनता को जबान से अपनी पहुंचा पाएंगे, वो ही करना पड़ेगा। पैदल चलना पड़ेगा और जबान को चलाना पड़ेगा। दो चीज है, पैरों का इस्तेमाल और आपकी जबान का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो लड़ाई आप जीत सकते हैं। दोनों करना पड़ेगा, चलना भी होगा, मतलब मेहनत भी करनी पड़ेगी और जबान भी चलानी पड़ेगी। प्रशांत टंडन जी, कितनी चुनौतियां आप देखते हैं विपक्ष के सामने? देखिए राजीव जी, विपक्ष के सामने तो चुनौतियां हैं ही, और विपक्ष मोटे तौर पर मान चुका है कि मोदी जी जो चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव आयोग ढुलमुल और पक्षपातपूर्ण चुनाव आयोग होगा, साथ में ईडी होगा, उनका बैंड बजाने वाला मीडिया होगा, आईटी सेल होगा, झूठ बोलने की मशीन। ये सब कारगुजारियां, अडानी का पैसा होगा, तमाम सारी चीजें वो लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि मानसिक रूप से विपक्ष के नेता इसके लिए तैयार हैं। आज राजीव जी, बड़ा ऐतिहासिक मौका ये था कि पहली जनसभा हो गई इंडिया गठबंधन की, और ये मौका की जब हम तुलना करें कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी और हम वहां बेंगलोर में थे, और अचानक एनडीए की एक बैठक बुला ली गई थी, 38 मेंबर थे शायद उसमें, अशोक होटल में। वो कहाँ है वो एनडीए, जिसमें 24 लोग, तो 24 पार्टियां, तो चुनाव जिनकी लोकसभा में 0 प्रेजेंस थी, तो वो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन कहाँ है? मैं जो कहना बात चाह रहा हूं कि जो खड़गे जी ने कहा वो बड़ी पते की बात है कि अकेला मोदी कुछ कर सकता। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है कि इंडिया गठबंधन ने एक काम बड़ी जो कर दिया, पुख्ता तौर पे कर दिया, कि मोदी साहब या बीजेपी और एनडीए के हॉरिजॉन्टल विस्तार को रोक दिया है। अब वो हिंदी बेल्ट में ही कारगर हैं। तो मोदी जी का चुनाव प्रचार कन्हैया लाल और राम मंदिर होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, जिसकी अपील बड़ी लिमिटेड है हिंदी पट्टी के बाहर। तो हिंदी पट्टी में मैक्सिमम पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं।
पुलवामा जैसी कोई पुलवामा बालाकोट की एब्सेंस में क्या हिंदी पट्टी वैसे ही दोबारा समर्थन देगी? मुझे लगता नहीं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां जरूर है। उनके पास रिसोर्सेज का अभाव है, उनके पास इन सब शक्तियों से लड़ने की जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत जुटानी होगी उनको, कि उनको एक बहुत होस्टाइल मीडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, उद्योगपतियों के पैसे और एक चुनाव आयोग जो निष्पक्ष नहीं है, इसके साथ चुनाव में लड़ना है, जनता के साथ। अब वो कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि उसके बाद भी आप तमाम चुनाव हमने देखे हैं, 77 का चुनाव देखा है, ऐसी स्थितियां थी और चुनाव जो है वो इंदिरा गांधी हार गई थी। तो मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव है वो भारत के लोकतंत्र में वैसे ही मील का पत्थर होगा जैसा 1977 का चुनाव था। आपको भी लगता है क्या अनिल सिन्हा जी कि 2024 का चुनाव बाकी चुनावों से, खासकर 2014 का चुनाव और 2019 के चुनाव से अलग होगा और इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष जो इस वक्त भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, एक सब्स्टिट्यूट देने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें वो सफल होगा? ऐसा लगता है क्या जो कुछ भी अभी तक है उस आधार पे और जो कुछ ये कर सकते हैं उस आधार पे? देखिए, अंतर तो बहुत आ गया है। अंतर आ गया ये कि मतलब हम बीजेपी साइड पर, मेरा फोकस रहता है कि जरा बीजेपी की तरफ देखा जाए। बीजेपी 2019 में पहले से ही, पुलवामा तो आ गया उनके पास में, लेकिन 2019 के पहले से ही दो चीजें चल रही थी। एक तो गुजरात मॉडल का पूरा वो नहीं, मतलब उसकी पोल पूरी तरह नहीं खुली थी। वो विकास का जो एक थोड़ा सा रथ था, धीमा जरूर लग रहा था, विकास के दावे का रथ, विकास का रथ नहीं लेकिन विकास के दावे का रथ, वो थोड़ा धीमा था लेकिन वो चालू था। दूसरा और है कि पुलवामा के पहले से ही वो एक फर्जी, सूडो नेशनलिज्म आप कहिए कि कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है, उसकी हवा उन्होंने बना रखी थी। और बराबर वो पॉइंट आउट करते रहते थे, लोगों को नाम देते रहते थे कि ये देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ। ये सारी नैरेटिव इस बार हमको दिख नहीं रही है क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है, वो नैरेटिव उनकी चल नहीं पा रही है। दूसरा है कि मोदी जी ने एक चीज किया कि 2019 में भी वो कर रहे थे, 2019 के पहले से मोदी, लेकिन हम मोदी ने पूरा कंसंट्रेट बीजेपी को पूरा साइड करके सिर्फ मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी। तो अब हमको लगता है क्या कि बीजेपी एज ए यूनाइटेड पार्टी उस फाइट कर पाएगी? मैं मुझको संदेह है, क्योंकि अभी आप देखिए क्या कि चर्चा नहीं हो रही है। शिवराज सिंह गए, जेपी नड्डा से मिलकर आए, उसके बाद उनको ढूंढ रहा था मैं कि विधायक दल की मीटिंग के बाद वगैरह 1-2 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं तोमर के पक्ष में कि तोमर का अभिनंदन किया है और नर्मदा की पूजा कर रहे हैं। इसी तरह वसुंधरा राजे की एक्टिविटी क्या है? मुझको लग रहा है कि और भी जो बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी से लेकर के बाकी है, वो लोग भी अभी देख रहे होंगे कि 2024 में अगर ये मतलब जीत गए मोदी जी, तो उसके बाद नेताओं का भविष्य का तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का भविष्य क्या होगा इसकी भी चिंता होगी। जब हम लोग इसको समझ रहे हैं तो वो लोग इतने मतलब ना समझते हैं नहीं कि नहीं समझे। तो एक यूनाइटेड बीजेपी नहीं फाइट करेगी। एक फैक्टर है जिसके बारे में मैं ऑलवेज रहता हूँ कि सचेत रहना चाहिए कि आरएसएस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। उस सब जगह उसकी यूनिट है, बहुत रैबिड कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास की प्रचार करने का शातिराना तरीका है और ये करने का वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ये ईडी वगैरह चैलेंज तो हमको लग रहा है बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि ये तो इन्होंने कर्नाटक में भी किया था ट्राई, इन्होंने हिमाचल में भी किया, इन्होंने वो तो ईडी का प्रोग्राम ही शेड्यूल जो बनता है उनका ड्यूटी चार्ट, वो चुनाव जैसे ही उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ और उनका प्रोग्राम बनता है, उसी से इनका प्रोग्राम ड्यूटी चार्ट तय हो जाता है। अब तेलंगाना में आपको कोई ईडी नजर नहीं आ रहा है, आपको पता भी नहीं होगा कि तेलंगाना में कुछ हुआ भी हो ईडी की तरफ से, आपको ये भी नजर नहीं आ रहा। अब वो संबंध दे रही है ईडी इसको लालू परिवार को, उसके बाद केजरीवाल को, तो उनका फोकस इस तरह से है, इसलिए वो अब हमको लग रहा है कि वो ईडी अब डरा नहीं रहा लोगों को और न एजेंसीज,
ये लेकिन जो कम्युनल फैक्टर है, जो राम मंदिर वाला आएगा, उसको अभी प्ले आउट होने दीजिए कि किस हद तक जो हिंदी पट्टी इन्होंने कहा है, वो हिंदी पट्टी में उसको करेंगे और उसको देश भर में किस तरह से वो एंटी मुस्लिम ये एजेंडा चलाते हैं, इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, वो ये ध्यान रखने का है। जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का फरमान जारी करते हैं राहुल गांधी। फरमान नहीं बल्कि कहें कि वो कहते हैं कि डरो मत और नफरत दूर भगाएं हम, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ धर्म की जो राजनीति हो रही है उसको परवान चढ़ते हुए आप देखेंगे अगले महीने उसकी शुरुआत अब धीरे धीरे होने लगी है। सुनील शुक्ला जी, एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना ज़रूरी है मुझे लगता है। जब हम बीजेपी की समीक्षा करते हैं तो बीजेपी में मोदी जी के आने के बाद 2014 में आने के बाद उन्होंने पहली पंक्ति के तमाम नेताओं को दर्शक दीर्घा में बैठा दिया, जिसमें बड़े बड़े अडवाणी साहब हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी हैं, ऐसे तमाम नेता हैं। अब दूसरे नंबर के जो उनके समकक्ष वाले लोग हैं, जिनमें अब हम देख रहे हैं चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हों या वसुंधरा राजे सिंधिया हों, ऐसे नेता, और कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो सब भी जा सकते हैं। जब आप इन तमाम नेताओं को पहली पंक्ति के नेताओं को आपने जब किनारे लगाया, ठिकाने लगाया, तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अंदर से। दूसरी पंक्ति में भी ये लोग जो हैं ये ठिकाने लगाए गए हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जैसा अनिल जी कह रहे हैं, इसके दो पहलू समझ में, दो बातें समझ में आती हैं। या तो रिवोल्ट बहुत तेज होगा, एक दिन अचानक होगा अंदर खाने, या हो सकता है कि जैसे पहली पंक्ति के साथ हुआ वैसी दूसरी पंक्ति के साथ हो रहा है, तीसरी पंक्ति के साथ भी होगा। अपनी टीम तो बना रहे हैं ना मोदी जी। मोहन यादव को कौन जानता था, विष्णुदेव साय को कौन जानता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, या इधर राजस्थान के सीएम को कौन जानता था। तो ये तमाम जो भजन लाल शर्मा हैं, इनको कौन जानता था। अब ये लोग तो आ गए ना पहली पंक्ति में, मोदी जी के साथ वाले पंक्ति में, तो ऐसे टीम उनकी बनती जाएगी। और जैसी राजनीति वो चाह रहे हैं, उस राजनीति पे देश का जो एक युवा वर्ग है, जिसके बारे में आज राहुल गांधी कह रहे थे कि 7.5 घंटा वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देता है, वो मस्त है उसमें, उसको नौकरी मिले ना मिले, उसके परिवार को 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो खुश है। अगर इन चीजों को, क्योंकि बहुत सही कह रहे थे अनिल सिन्हा जी, और इन पहलुओं की समीक्षा की जाए तो क्या इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है 2024? नहीं, चुनौती तो है, इसमें तो कोई दुराय नहीं है, लेकिन ये ऐसी चुनौती नहीं है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस चुनौती का मुकाबला अकेले कांग्रेस ने कर्नाटक में किया, अपने बूते पर किया, क्योंकि वह लोगों के बीच में जनता से जुड़े हुए सवालों को पहुंचाने में सफल रही, और वो सवाल जनता के बीच से निकले ही थे। चाहे 40% कमीशन का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, और चाहे ध्रुवीकरण का सवाल हो। और उसने किया कैसे? वो पूरे के पूरे जब उनकी सत्ता छीन ली गई थी, उसके बाद लगातार राज्य में सक्रिय रहे और इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में मौजूद रहे, और एक उनके पास मजबूत नेतृत्व था। सिद्धारमैया भी लगातार सक्रिय रहे, डीके शिव कुमार भी लगातार सक्रिय रहे जी। अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अच्छा खासा समय व्यतीत किया तेलंगाना में, कर्नाटक में। वही स्थिति आप तेलंगाना में देख लीजिए। आप तेलंगाना में भी कांग्रेस ने अकेले अपने बूते पर इस लड़ाई को लड़ा, और जनता से जुड़े हुए जो सवाल थे लोगों के बीच में ले गई। वो भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने लगातार यात्राएं की, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए, सभाएं, धरना आयोजित करते रहे। वो लगातार जनता के बीच में मौजूद रहे। परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो उभर रही थी तेलंगाना में, लोकसभा के चुनाव में भी उभरी, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी उभरी, मजबूती के साथ उसने अपना दावा प्रस्तुत किया, और बीआरएस के विकल्प के रूप में उभर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी, क्योंकि वह जनता से जो जुड़े हुए सवाल थे, बीआरएस सरकार की जो विफलताएं थी, जो सरकार के विजिबल न होने का जो सवाल था, भ्रष्टाचार के जो सवाल थे, उस पर अकेले लड़ती नजर आई। और उसने ये साबित करने में, लोगों को समझाने में सफल रही कि बीआरएस के भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, और बीआरएस और भाजपा मिले हुए हैं संसदीय कार्रवाई। आप देख लीजिए, वो समझा लेंगे लोगों को, लेकिन वो लगातार उनका पूरा का पूरा संगठन सड़क पे था। आखिर जितने मुद्दे थे, ये बिहार में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं?
बिहार बंगाल में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? कि वहां पे जो दोनों राजनीतिक दल हैं, चाहे आरजेडी और जेडीयू हो बिहार में, चाहे टीएमसी हो पश्चिम बंगाल में, वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लोगों के बीच संपर्क में है और इनका जो अभियान है उसको सफल नहीं होने देते। इस तरह का अभियान कांग्रेस को करना पड़े। जो कांग्रेस को नुकसान हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, केवल उनकी जो संगठनात्मक निष्क्रियता है उसका दुष्परिणाम है ये। आज जो आप विपक्ष के प्रति जो एक विश्वसनीयता देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस की भूमिका है, राहुल गांधी की भूमिका है। कौन नेता है जो राष्ट्रीय पैमाने पर विपक्ष की राजनीति कर रहा था या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर था, मोदी जी की नीतियों को लेकर के सवाल पैदा कर रहा था? अडानी का ही मसला, अडानी का मसला किसी व्यक्ति का मसला नहीं था, भ्रष्टाचार का मसला है। उस भ्रष्टाचार में सरकार का संरक्षण है। इस मुद्दे पे बोल कौन रहा है लगातार? चाहे सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का मामला हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का सवाल हो, आखिर जिस मामले को लोग केवल संसद की सुरक्षा तक सीमित रखना चाहते हैं, उसको राहुल गांधी ने बेरोजगारी के साथ जोड़ा। युवाओं की बेरोजगारी का सवाल है जिसके कारण से ये स्थितियां बनी है। मेरी अपनी यह समझ है कि अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपसे जुड़ती है, और इसका परिणाम यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको मिला हुआ जन समर्थन, बड़े पैमाने पर लोग उनसे जुड़े, और जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकली लोग उनके साथ जुड़ते गए, एक अलग तरह का विश्वास बनता चला गया। जिस बड़े पैमाने जिसके हम लोग बात करते हैं, विपक्ष और भारतीय जनता के बीच में लड़ाई समान स्तरीय नहीं है। न तो राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत संसाधन है, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है, अलग अलग संगठन उनके जुड़े हुए हैं, जिसमें अनिल जी ने आरएसएस का उल्लेख भी किया। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए वह मुद्दों की बात नहीं कर। आखिर क्या इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि राम मंदिर के उद्घाटन का इतना व्यापक प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। वह क्यों बात करती है कि धारा 370 हमने खत्म कर दिया? क्योंकि यह नहीं बता पा रही है कि जो सरकार के जो दावा करती थी कि महंगाई कम कर देंगे, रोजगार के अवसर बनाएंगे, बेहतर आधारभूत संरचनाएं विकसित करेंगे, कहां चलेगी वो सब दावे? आप आप लोगों को ये समझाने में विपक्ष ये सफल हो जाता है कि जो सरकार दावे कर रही है वो कितने खोखले हैं, और जब इन खोखलों उनकी पोल खुलते देर नहीं लगती। परिणाम है कि वो अब जो इनके पास जो उनकी राजनीति का आधार है, राम मंदिर का उद्घाटन, बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार, क्योंकि वही वो एक आधार उनके पास बचता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, या जो उनका मतदाता समूह है उनके साथ बधा रहता है। उनके साथ भी जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको पता है कि हमारे जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं कितने गंभीर हैं, और उन सवालों को सरकार को नहीं समाधान करना चाहती। आप दो ही काम कर सकते हैं ना, या तो आप किसी कारपोरेट की मदद कर सकते हैं या गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं। दोनों की मदद एक साथ आप नहीं कर सकते, संभव नहीं है आपके लिए। अगर आप कारपोरेट को लाभ पहुंचाने का, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो आम आदमी की कीमत नहीं करेंगे। आप महंगाई को रोकने में आपके कदम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है उसका लाभ पूंजीपतियों को मिलता है। सीधा सीधा सवाल है इसमें। तो आप प्रो पीपुल अगर नहीं होंगे, आप अगर प्रो कारपोरेट होंगे तो प्रो पीपुल हो ही नहीं सकते। लोगों को ही समझाने की आवश्यकता होती है, और वह जनता से जुड़ करके ही आप कर सकते हैं। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की दाल नहीं गल पा रही है, वहां के राजनीतिक दल इस काम को बड़े प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मजबूती के साथ अपने मतदाताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ उनका कनेक्ट है। कांग्रेस को इस अभियान को सभी राज्यों में पहुंचाना, जो अधिकांश कर्नाटक में पहुंचाने में विफल रही है, तेलंगाना में पहुंचाने में सफल रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसका अच्छा खासा संगठन है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता और लोगों से जुड़ने का सवाल है। निरंतर रूप से जो काम अभी इन्होंने किया, आज इन्होंने किया, यह एक सिलसिला का लगातार चलता रहेगा, जो कि घोषणाएं भी हो रही हैं। अभी जो धनंजय जी ने कहा कि किसानों के भी आंदोलन शुरू हो रहा है, तो एक परसेप्शन बनना शुरू होगा कि आखिर जो बात सरकार करती रही किसानों को लेकर के, वो कितने बेमानी है। कुछ नहीं हुआ। आपने खेलो इंडिया का नारा दिया था, आपने कहा था कि दावा कर रहे थे लोग, अभी मैं जेपी नड्डा साहब का बयान सुन रहा था कि आखिर इतने मेडल अभी क्यों मिल रहे हैं। अरे मेडल तो मिले हुए, आपने खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं देख लीजिए आप। जी
तो जो एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है बीजेपी, वह इन अभियानों से उसकी हवा निकल जाती है, वो जमीन पर पैर नहीं रख पाती है। और बीजेपी विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मीडिया का जहां तक देखिए, मीडिया आप याद कीजिए ना, 1975-77 में कौन सी मीडिया अपोजिशन के साथ थी? वही मीडिया इमरजेंसी का गुणगान कर रही थी उस समय। लेकिन जो आंदोलन निकले, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, नेता लोग सड़क पर निकले, जेल गए, वाह जो आपने माने ये नेताओं ने अनुशासन पर्व की संज्ञा दे दी थी, जिनकी बहुत बड़ा सम्मान हम आप करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक गतिविधियां होती हैं तो इन दावे एकदम रेसा रेसा बिखर जाते हैं, फिर वो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इंडिया दल समूह ने जो काम किया है, इसका परिणाम आएगा सामने, क्योंकि लोग निकलेंगे। बिल्कुल, क्यों जब आप राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो केवल नेता थोड़े आते हैं। आज जंतर मंतर पर भी जनता तो इकट्ठी हुई ना, उन्हीं जनता से तो बात की इन लोगों ने, उनके बीच में तो कुछ ना कुछ संवाद गया, और धीरे धीरे ये कारवां बड़ा होता चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कारवां बड़ा होता जाएगा। एक जानकारी शायद आप लोगों को होगी, हम तमाम उन साथियों के लिए एक जानकारी और दे देता हूं कि 2,05,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाला आपका देश हो गया है। पहले 1,55,000 का कर्ज था। जब मोदी जी इस देश की सत्ता पर काबिज हुए थे तो मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था हमारे ऊपर। उसके बाद 1 लाख की बढ़ोतरी हुई, अब 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज वाला ये देश हो चुका है। और इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भारत को चेताया है कि इतना कर्ज मत लीजिए, नहीं तो देश गर्त में चला जाएगा। 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी बनाने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और कहते हैं कि तीसरी दफा मुझे लेके आइए तो 3 ट्रिलियन तो बना ही देंगे। तो 2 ट्रिलियन तो आप कर्ज ले चुके हैं, आगे क्या कुछ होगा समझिए। खैर, ये जानकारी है। धनंजय कुमार जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ सुनील जी जोड़ना चाह रहे हैं। इसमें केवल इतना ही नहीं है राजीव जी, केवल इतना ही नहीं है महत्वपूर्ण है, इसमें यह भी बताने की आवश्यकता है कि जितना आप राजस्व इकट्ठा करते हैं उसका 40% आपको ऋण अदायगी में चला जाता है, और धीरे ही बहुत कम समय में 50% हो जाएगा। जब आपका राजस्व केवल ऋण चुकता करने में खर्च हो जाएगा तो आप प्रगति किस बात की करेंगे? और जब आप प्रगति नहीं कर, आप जब आधारभूत संरचनाएं विकसित नहीं होंगी, औद्योगिक विकास आपका नहीं होगा, तो आप इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे? इस तथ्य की व्याख्या जो करने की आवश्यकता होती है, यह भी जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं, बहुत सही। और इसीलिए IMF चेता रहा है कि संभल जाओ, इतना कर्ज मत लो। 1,61,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर है, और 44 लाख करोड़ रुपए इसमें राज्य सरकारों के ऊपर है। 2,05,000 करोड़ रुपए जो कर्ज है, और जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कर्ज के ऊपर ब्याज भी देना होता है, और ब्याज कैसे चुकता करेंगे आप। और इसमें एक बात और भी है कि RBI के पास जितने पैसे पहले रहते थे अब उतने नहीं हैं, जो पिछली सरकारें रखा करती थीं। तो बहुत कुछ है, देश कहाँ जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौतियाँ इतनी हैं, इन तमाम मसलों को जनता के बीच लेकर जाना है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो देश किस दिशा में जा रहा है, देश के युवा किस दिशा में, 4 पार्ट में बांटने की आप बात कर रहे हैं कि इस देश में 4 ही जाति है, जिसमें आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो ये जो युवा हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, जो युवा हैं उनको आप कहाँ पहुँचा दिए हैं, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है वो कहाँ है। इन तमाम मसलों को जन जन तक पहुंचाना कितना मुश्किल है धनंजय जी? मुश्किल तो नहीं है, अगर चाह लें तो बहुत आसान है। और इसको ऐसे समझ सकिए कि जो अभी आपने कर्ज का जिक्र किया, आपके कमाने का जरिया क्या है, कैसे कमाते हैं आप? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 50,000 करोड़ हम वसूलेंगे शराब पिला करके। तो आप शराब पिला करके वसूलिए, आप जो है दंगे करवा करके वसूलिए, आप जो है 5 किलो अनाज दीजिए और साथ में जितना कमाया है सब छीन लीजिए, इससे ऐसे करके वसूलिए।
ये जो इनका पूरा का पूरा तंत्र है, सोना चढ़ाने जाते हैं मंदिर में और आम आदमी के गले से सोने निकलवा देते हैं। लपट लखेरा सड़क पे जो बोलते रहते हैं कि रात में महिलाएं जो है 12 बजे रात में भी ज्वेलरी पहन के निकलती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ निकलती है वो अमित शाह जी को पता है। अमित शाह जी के साथ तो ढेर सारी फोर्स चलती है। अकेले चले बिना सिक्योरिटी लिए हुए, समझ में आ जाएगा अमित शाह जी को। चलेंगे अकेले लखनऊ की सड़क पे रात के 11 बजे निकल ले, एक रात टहल के देख ले कितनी शांति है उत्तर प्रदेश में, समझ में आ जाएगा जी। तो ये जो है हमारे देश में क्या कोई इंडस्ट्री लगी है पिछले 10 वर्षों में? एक इंडस्ट्री का नाम दीजिए। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि थर्मल पावर वहां पे देखिए बिजली की फैक्ट्री लगा दिया अडानी ने। हमने कहा बिजली की फैक्ट्री होती है और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, और कितनी महंगी बिजली मिल रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम बम्बई के लोगों को समझ में आ रहा है कि अब जो है आप पासबुक भी अपडेट कराने जाते हैं तो पासबुक जब बदल जाएगा तो 110 रुपया भरना पड़ेगा। पहले तो फ्री में पासबुक मिल जाता था, पहले फ्री में एंट्री हो जाती थी, आप कितने भी लेन देन करो सब फ्री में होता था। अभी हर चीज पे पैसे, अब खाली एक पैसा बाकी है। वो कालिया पिक्चर याद है? वो कालिया पिक्चर में एक डायलॉग है कि वो कहता है कि अब चलने के भी टैक्स देने पड़ेंगे, तुम्हारी टांगे लंबी है इसलिए ज्यादा टैक्स लगेगा। तो वो आप इंतजार कीजिए, अभी तक तो गाड़ियों के चलने का टैक्स वसूल रही है सरकार तरह तरह से बढ़ा करके। अब बताइए हमारी मुंबई में, जो मुंबई आए हैं उनको पता होगा, दिल्ली से आप लोग आते होंगे तो दहिसर में चेक नाका है। मैं 1990 में आया था बॉम्बे, तब भी वो चेक नाका था, और आज जो है 2023 है तब भी वो चेक नाका है। कितना आना जाए, मतलब कि एंट्री बॉम्बे में एंटर करने का रास्ता है वही है। पश्चिम रेलवे से जो आते हैं लोग, या गुजरात से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, उनके आने का रास्ता ही वही है। ढेर सारे लोग अब जो है वो दहिसर से आगे रहते हैं, बड़ी आबादी है, वो रोज आते जाते हैं। तो ये वसूलने का जो मशीन है। एक पिक्चर और याद दिला दूं आपको, मर्द नाम की एक पिक्चर आई थी, उसमें खून निकाल लिया करता है वो विलन। तो खून निकालना बाकी है, ये खून जलाते हैं, हम लोगों का खून जलाते रहते हैं। जो हमको खून नहीं देगा उसका खून सुखा देंगे, इस तरह की बातें करके जी। तो जी। मैं कहूं कि एक लास्ट में बस इतना बोल दूं कि सरकार जो अभी ये जो बजरंग पुनिया और वो लोग जो लौटाने गए और उनके दरवाजे पर, जो दरवाजा भी नहीं कहिए, पीएम आवास के सामने जो फुटपाथ है वहां पे रखा उन्होंने अपना पद्मश्री का और जो भी अवार्ड उनको मिला था। आप सोच करके देखिए, जो सरकार अपने उन लोगों का भी सम्मान नहीं करती है, उन नागरिकों का सम्मान नहीं करती है जो देश को गर्व करने का अवसर देती जी, जिनकी वजह से देश मुस्कुराता है, ऐसे नागरिकों का भी सम्मान अगर नहीं है इनके पास, तो 5 किलो अनाज लेने वाले नागरिकों के लिए इनके मन में क्या होगा, ये आप कल्पना करिए। एक दृश्य ये देता हूं, एक दृश्य और दे देता हूं। आप ये बतलाइए कि देश की आजादी से पहले साहू महाराज एक थे, कोल्हापुर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले बराबरी की बात कही थी, उन्होंने आरक्षण की बात कही थी, है ना। उनको क्या नहीं झेलना पड़ा था। यही जो चितपावन ब्राह्मण है जिनके मुखिया बने रहते हैं संघ के, वही लोग थे विरोध करने वाले। अनिल भाई साहब और सुनील भाई साहब, आप और प्रशांत भाई, सबको पता होगा, हमारे दीपक भाई भी बॉम्बे में रहे हैं, उनको पता होगा कि तिलक किस तरह से विरोध करते थे उन तमाम चीजों का। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है और मनुस्मृति में जो लिखा है, हमें लगता है मनुस्मृति का पाठ करना चाहिए कुछ दिन चैनलों पे और बताना चाहिए मनुस्मृति में क्या लिखा है और क्या ये आपको सूट करता है, क्या लोकतंत्र को सूट करता है, वो राजतंत्र को भी सूट नहीं करता। अशोक ने जो है प्रजा को अपनी बेटे की तरह माना था, संतान की तरह माना था, वो हमारे शास्त्र में लिख तो कहीं दिया गया है, लेकिन मनुस्मृति क्या मानता है प्रजा को संतान की तरह। तो ढेर सारी बातें हैं। मुझे लगता है जब हमारे जो अलग अलग पार्टियों के दल हैं गठबंधन में, वो अगर गांव लेवल पे जाएंगे और ये समझाएंगे, तो तय मानिए ये जो पताका लेके घूम रहे हैं ना, उनको जूते से भी ज्यादा बुरी तरीके से पीटेंगे लोग। जिस तरह से उनको अंधेरे में रख करके आप उनका खून चूस रहे हो, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। राम का गीत गाना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन राम नाम तो तब गाए जब पेट में अनाज हो, माथे पे टोपी हो और सम्मान हो और चिंता न हो, भय न हो। तो ये तो है नहीं।
उसके बिना कैसे राम। अब एक और लाइन बोलूं, अभी मालूम क्या कहा चंपत राय जी ने? चंपत राय जी ने कहा कि जो 22 जनवरी जो है वो 1947 15 अगस्त याद कर लीजिए, वही दिन है हमारे लिए। अब बतलाइए एक कहाँ लेके जाना चाहते हैं आपकी आज़ादी को? जी बिल्कुल, देश कई बार आज़ाद होता रहा है पिछले 10 साल में, तो एक बार और आज़ाद होगा। चलिए आज़ादी का जश्न मनाइए 22 जनवरी को, यही कहा जा सकता है जो आप कह रहे हैं। चंपत राय ने जो कहा है, कहने का अर्थ वही है। वो खुल के ना कह कर के, नाक सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ रहे हैं, यही मान लिया जाए। और जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन। चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करूँ। लंबी चर्चा हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, अलग अलग पहलुओं पर। एक तरफ पहलवानों की चर्चा तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की चर्चा, वो भी जंतर मंतर से, यानी आज सड़क पे इंडिया गठबंधन और दम दिखाने की कोशिश, और उस कोशिश में सफलता प्राप्त करता हुआ ये गठबंधन दिखाई दे रहा है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, इन तमाम महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों में आज इंडिया गठबंधन ने इस जो प्रोटेस्ट था, उनका विरोध प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को उन्होंने सफल बनाने की कोशिश की। उनके कार्यकर्ताओं ने, ये साफ दिखाई दिया। और जो कुछ यहाँ जंतर मंतर पर हुआ उसकी चर्चा हमने दिन भर की, लाइव टेलीकास्ट हमने किया, वो आपने देखा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल सिन्हा साहब आपका, धनंजय कुमार जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आपका बहुत शुक्रिया, सुनील शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रशांत टंडन जी एक लंबा वक्त आज सुबह भी आपको बैठाया, अभी शाम को भी बैठाया, और शायद ऐसे बैठे बैठे आप जल्दी ठीक भी होंगे, इसलिए आपको ऐसे ही बैठाते हम रहे। अब थोड़ा आप बोलने लगे हैं,